हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.8। यह चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 8वां उदाहरण है, जो बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितना परिमाण है भैया? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया हुआ है 2 इंटू, सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में आप यही किया करें, जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट कर लें, दिया क्या है फिर करना क्या है देखेंगे। न्यूटन प्रति कूलम इतना वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। कितनी दूरी पर गिरता है भैया? तो जब कोई गिरता है तो ये उसकी हाइट बन जाती है। जैसे कोई चीज यहां से यहां तक गिराई गई तो इसकी क्या है? हाइट है। तो भैया ये h बराबर कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लो क्योंकि एसआई यूनिट पे सब कुछ रखना है। 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। इतना तो चेंज करना आता है, आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसके आगे कह रहे हैं क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए दिशा उत्क्रम कर दी जाए तो एक प्रोटॉन का क्षेत्र में उतने में गिराया जाता है। तो दोनों प्रकरणों में समय की गणना कीजिए। आपको कह रहा है इतनी हाइट है तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को गिरा लेते हैं, प्रोटॉन पे बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फिगर ड्रा करें तो एक ये है, एक ये, यहाँ पे माइनस 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 निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव। अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा इसमें, जिसकी डायरेक्शन किधर की होगी? प्लस से माइनस की होगी। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन गिरा दिया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, हमेशा विपरीत दिशा में गति करता है। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन की गति किधर की ओर होगी? ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा भी कह सकते हो आप, पॉजिटिव प्लेट इसको रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि इसको प्रतिकर्षित करेगी, रिपल करेगी, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रिपल करेगी। तो ये आपको प्रतिकर्षित कर रही है। या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज कोई भी होगा उसकी वो मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ही तो रखता है, माइनस के 1.6 × 10⁻⁹ इसका आवेश होता है। तो इतनी बात पता है। हमसे कह रहा है गिर रहा, तो इसमें से गिरने में क्या करना है आपको? समय की गणना करनी है। तो समय ज्ञात करने के लिए देखो ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति के समीकरण ही लगने वाले हैं। इसमें भी हम लोग गति का समीकरण लगाएंगे। अब हम बात करते हैं गति का समीकरण की। ये आपको अगर इसके h के बारे में अगर h न रखना हो तो आप s भी रख सकते हैं। आप एनसीईआरटी ने h लिखा है, आप डिस्प्लेसमेंट को गति के समीकरण में s रखते थे। अब हमें पता चला कि भैया हो सकता है गति के समीकरण लग जाए तो यहाँ पे s मान लेंगे। अब s के साथ आपको इतना पता, प्रारंभिक वेग जब हमने यहां से मूव कराया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं वो कितना होगा? इसका 0 होगा। तो u इज इक्वल टू कितना होगा? 0। हमें क्या निकालना है? t। सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी गति के समीकरण, हमने 3 समीकरण पढ़े, कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों इक्वेशन में हमारा a यानी कि त्वरण तीनों में जुड़ा हुआ, क्योंकि एक समान त्वरण से जो गति कर रहा है वहीं पे, तो यहां भी फोर्स सेम लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फोर्स भी सेम लगेगा, तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। अगर इसमें से समान त्वरण लग रहा है तो इसके त्वरण की तो सबसे पहले गणना करें, तभी आप निकाल पाओगे, क्योंकि गति के समीकरण तीनों समीकरणों में हमारे पास क्या है? त्वरण है। तो सबसे पहले अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण निकालने के लिए आपने पढ़ा फार्मूला F बराबर ma। हमारे इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की त्वरण की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करो तो Fe हमें पता नहीं, तो F बराबर आपने एक चीज पढ़ा होगा, F बराबर QE। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बात करेंगे, तो F बराबर QE होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F बराबर QE होता है तो ये बता देंगे Q इंटू E इज इक्वल टू ME AE। अब यहां से बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E आवेश कह सकते हो, E बराबर ME AE। AE का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ये क्यों है इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू हमको मिल गया है
ई अपान एम ई। अब देखो, अब यहां से हमें निकालना है, अब टाइम गति के कौन कौन से समीकरण, तीन समीकरण हमारे पास होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। अब इन तीन इक्वेशंस पे अगर बात करें तो t निकालना है हमें, तो t किस इक्वेशन में, तीसरे में तो है नहीं, तो ये तो लगने वाला ही नहीं, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, दो में से लगेगा। अब पहले समीकरण की बात करो, हमें v भी नहीं दिया है, हमें t भी नहीं दिया, तो हम ये भी नहीं लगा सकते, दो एक चीजें हमको अननोन है। इसमें देखो s दिया गया, u दिया गया है, t हमें निकालना है, a भी हम निकाल चुके हैं, तो हम कौन से गति का समीकरण लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन, तो गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से, यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे तो हमारे पास क्या है फार्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इज इक्वल टू u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, तो ये t से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, हाफ a कितना है e, तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, या फिर वैल्यू डायरेक्ट हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप हम ऐसे कर लेते हैं, ई बाई एम ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको पक्ष तिरक गुणा कर दो, तो अगर हम तिरक गुणा करेंगे तो 2me इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई, ये सारा बट्टे में आ जाएगा ई बराबर, हम कह सकते हैं इसको टी स्क्वायर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो यहां से अगर हम टी ई स्क्वायर निकालना है तो टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एम की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 होता है, डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू ई वैद्युत क्षेत्र कितना है 2 इंटू 10 की पावर। अगर इसको हम सॉल्व करें टी का स्क्वायर तो ये राउंड फिगर कितना आ जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं, तो 15 दूना 30 यानी 3, 9.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 दूना 32, ठीक है ना, 32 आ गया, इंटू 10 की पावर ये 31 हो गया, माइनस 2 माइनस 33, 10 की पावर माइनस 33 इंटू इसको भी ऊपर भेजो 10 की घात 19, और इसको जब ऊपर हो 10 की घात माइनस के 4, तो यहां से अगर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, अब ये आ जाएगा टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए 3 3 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 की पावर आ जाएगा यहाँ से 33 4 37, और 37 में 19 घटा दोगे तो ये 17 में 9 गए, आपका बचेगा 8, 2 में 1 गया 18, तो 10 की पावर 18 राउंड फिगर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 37 को इससे, तो टी ई स्क्वायर बराबर 37 डिवाइड कर लो, तो 32 से डिवाइड करेंगे किसको 273, तो कितने बार जाएगी 9 27 राउंड फिगर 8 बार, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 1 25, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 13 में 6 गए, 13 में 6 गए आपके 7, और ये 6 में 5 गया 1 पॉइंट लगाया 0 आ गया। अब यहाँ से 3 18, 3 चौक 12, 4 और समथिंग समथिंग 3.4 के आसपास चला जाएगा, तो 8.4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना बचेगा 10 में 4 गए, 10 में 8 गया 2, ये हो गया 6 में 4 गया 4, ये 4 बार नहीं 5 बार ही चला जाएगा। हाँ 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15 बचता है 20, यहाँ से और पॉइंट लगाओगे 0 लग जाएगा,
ये राउंड फिगर ज्यादा बढ़ जाएगा, हमने 8.6 लिख लेते हैं यहाँ पे इंटू 10 की पावर 18। तो टी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8.6 इंटू 10 की पावर 18। अगर इसको हम इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8, 3 त्रिकोणों अराउंड फिगर 3 के आसपास 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितना आ रहा है 2.9। 2.9 एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखा जाए तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है। तो 2.9 इसको जब हम करेंगे क्योंकि 3 तक का 9 के आसपास ये थोड़ा सा कम है, तो 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 सेकंड, इतना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका, इस टाइम का एक्सीलरेशन, इसका इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम पर नीचे गिरेगा, यानी कितने टाइम पर इतनी दूरी तय कर लेगा, वो हम लोग इससे फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे प्रोटॉन की, तो इसको आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रोटॉन पे बात करने वाले हैं। नोट हो गया? हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन पे, क्योंकि आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम प्रोटॉन को इस क्षेत्र में उतनी ही दूर तक गिराते हैं, उतनी ही दूरी पर, अब हमारा ना दूरी बदल रही है और ना क्षेत्र बदल रहा है, तो और ना प्रारंभिक वेग, उतने ही गिर, केवल हम क्या करते हैं वैद्युत क्षेत्र को व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो हमारी कंडीशन जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को पुनः प्रोटॉन के लिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन उस पे भी करना है, केवल इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन आ जाता है। तो अगर हम प्रोटॉन पे बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा व्युत्क्रम कर दिया जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट इधर की ओर। तो एक प्रोटॉन को डाल दिया तो प्रोटॉन तो नीचे की ओर मूव करेगा ना। इस कंडीशन, क्योंकि प्रोटॉन जो पॉजिटिव कण, पॉजिटिव धनात्मक कण जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। या डायरेक्शन जो दिखाई दे रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन पर मूव होगा। अगर इस डायरेक्शन पर मूव होगा तो हम बात करते हैं, ये तो हमारा चेंज हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल डायरेक्शन इसकी चेंज हुई, मैग्नीट्यूड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन हो गया आपका, यू हो गया और टी। यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे टर्म, क्योंकि हमको सबसे पहले गति के समीकरण पे बात करनी है। गति के समीकरण के लिए हमें त्वरण चाहिए, त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F प्रोटॉन इज इक्वल टू m प्रोटॉन और a प्रोटॉन बराबर ma के आधार पर। तो यहां से अगर हम a प्रोटॉन की बात करें तो F प्रोटॉन बटे m प्रोटॉन, और F यहां से अगर हम बात करें F प्रोटॉन बराबर QE, यही होता है QE, जो बल लगता है कोई भी है तो आपका इतना ही लगेगा। F बराबर QE आपने पढ़ा हुआ है, तो a प्रोटॉन इज इक्वल टू QE बाई ME MP। तो प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, केवल ये पॉजिटिव आवेश होता है, QE अपॉन MP। ये हमें मिल गया हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर त्वरण मिल गया। अब हम आगे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण हमें मिल गया है, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा फार्मूला है क्या, इसका फिर से द्वितीय समीकरण S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे गति के द्वितीय समीकरण से। एक बार लिख दिया, आप बार बार लिखते रहेंगे। S इज इक्वल टू U की वैल्यू है 0 प्लस हाफ, A की वैल्यू लिख देते हैं E अपॉन M प्रोटॉन, प्रोटॉन पर इंटू T प्रोटॉन, कितने टाइम पर प्रोटॉन नीचे गिरेगा उसकी बात कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो TP इज इक्वल टू आ जाएगा 2MES अपॉन EE। यहां से अगर हम बात करें TP तो 2 ME नहीं होगा, MP होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 इंटू S, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 into 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई E होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10 की पावर 4। एक बार हमने सॉल्व करके दिखा दिया, इस बार हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख के देख के लिख देंगे।
आप इंटर में पहुंच गए हैं, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस, पता नहीं क्या लिखा हुआ, 7 शायद लिखा हुआ है, जो भी लिखा हो, -7 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए वही आपका आंसर होगा। तो ये एकदम बिल्कुल वही तरीका है, सेम प्रोसेस है, जैसे कि हमने पहला था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा सेम उसी तरीके से आप खुद लगा सकते हैं इसको, सेम प्रोसीजर ये, केवल चेंजमेंट क्या हुआ है इसमें, चेंजमेंट हुआ है किसमें, मास ऑफ प्रोटॉन और वहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना था, बस इतना से चेंजमेंट है। आगे हमसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमसे क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि दोनों प्रक्रम गिरने समय ज्ञात कीजिए, इस परिस्थिति में मुक्त गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की तुलना कीजिए। आपसे कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन अगर मुक्त पतन कराया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ना उत्पन्न किया जाए, तो उसके कारण बल में लगने वाले बल की तुलना करना है या त्वरण की करना है। इस परिस्थिति में गुरुत्वाधीन मुक्त पतन की तुलना करना है कि गुरुत्वाधीन। तो भैया यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना उत्पन्न होगा, तो अगर हम प्रोटॉन पर एक्सीलरेशन की बात करें, प्रोटॉन पर त्वरण की बात करें एपी, तो आप सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ई कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई एम प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अगर ए प्रोटॉन आप सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर आपका आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता चला प्रोटॉन पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा, इतना, और रियल में जो गुरुत्वाधीन गति के समय त्वरण होगा वो कितना लगेगा भैया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो गुरुत्व के अधीन आपको इतना ही त्वरण लगेगा इसमें, तो इस त्वरण की तुलना में बहुत ज्यादा त्वरण 10 की घात 12, यानी इसके आगे 12 जीरो, पॉइंट हटा दो तो 11 जीरो, तो इतने सारे जीरो लगाने के बाद ये छोटी सी संख्या इसके आगे है ना। तो ये गुरुत्वाधीन मतलब गुरुत्व के अधीन जो गति है उसके उसमें जो त्वरण लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, वो इसके आगे क्या है, बिल्कुल नगण्य है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट था आपका कि इसमें गुरुत्व के अधीन की गणना भी नहीं करेंगे, कारण क्या है, बहुत कम है, माइक्रो सेकंड और उससे कम सेकंडों में हो सकता है फर्क दे पाए, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसकी गणना ही नहीं करेंगे क्योंकि इतना कम त्वरण लगेगा गुरुत्वीय त्वरण। तो ये है इसको कंपैरिजन, ये आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक वीडियो का, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे देखें, ध्यान से समझें और नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।